हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। दोस्तों, हम चले हुए थे सीरीज साहित्य में, जैन साहित्य को लेकर चले हुए हैं। हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है उसके अंतर्गत आपको सिद्धनाथ, और आज ही हमारा जैन साहित्य रहेगा। ये हमारी छठी क्लास है। इस क्लास में आपको एक प्रश्न दिया हुआ था जिसका जवाब कुछ एक बच्चों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। तो चलिए देखते हैं कि वह जो प्रश्न है वो सही जवाब क्या होगा। आपका प्रश्न था कि जो सिद्ध हैं, सिद्धों का क्षेत्र है, जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी या और कब की गई थी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और अगर समय की बात करें तो 8वीं शताब्दी रहेगा। ठीक है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और स्थापना वर्ष क्या लिखेंगे? 8वीं शताब्दी लिखेंगे। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इस इन दोनों विश्वविद्यालय को जलाया गया था किसी मुस्लिम शासक के द्वारा। तो वो कौन था? तो खिलजी थे, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, जिनके द्वारा इन दोनों विश्वविद्यालय को जलाया गया था। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया गया था। और अगर समय पूछ ले तो जो समय है जब जलाया गया तो उसका समय था 1193 ईस्वी। 1193 ईस्वी बख्तियार खिलजी के द्वारा दोनों विश्वविद्यालय जलाए गए थे। स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और समय क्या बताया इसका? स्थापना 8वीं शताब्दी, जलाया कब गया था? 1193 ईस्वी में। तो चलिए, ये हमारा सिद्ध नाथ हो चुका था। आज हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है जैन साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जैन साहित्य, जैन साहित्य के बारे में, जैन आचार्य द्वारा रचित साहित्य को जो है, जैन आचार्य जो थे जैन धर्म में, जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्हीं के द्वारा जो जैन संप्रदाय के लिए साहित्य लिखा गया उसे हम जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। और जो जैन साहित्य उसकी प्रमुख कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां। आचार साहित्य, फागु साहित्य, चरित साहित्य, रास साहित्य। ठीक है, आचार साहित्य, फागु साहित्य, चरित साहित्य और रास साहित्य है। प्रमुख जैन आचार्य और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहले स्वयंभू, जो आपको पता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वयंभू, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश का प्रथम कवि भी कहते हैं। हिंदी का आदि कवि भी स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, हिंदी का आदि कवि कौन है? ठीक है, हिंदी का आदि कवि अगर किसी को कहा जाए तो कौन है? तो वो भी स्वयंभू को ही कहा जाता है। ठीक, चलिए, जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं, जिनका समय 783 ईस्वी माना जाता है। अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं और रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि भी माना है। इनकी प्रसिद्धि का आधार इनकी कृति कौन सी है? पौमचर्यु है। ध्यान रखना, पौमचर्य से क्वेश्चन आता है। जो पौमचर्यु रचना है वह राम के चरित्र पर लिखी गई रचना है। राम के चरित्र संबंधी लिखी गई रचना है, जिसे अपभ्रंश का पहला महाकाव्य भी कहा जाता है। यह इनका एक अपूर्ण ग्रंथ था, पूरा नहीं लिख पाए थे, और इनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा इसे लिखा गया था। तो जो इनका ग्रंथ है पौमचर्यु, यह एक अपूर्ण ग्रंथ था, अधूरा था। इस ग्रंथ में, किसमें? जो आपका पौमचर्यु है, इस ग्रंथ में कुल 90 संधियां हैं। मतलब जैसे भाग दिए होते हैं, अध्याय दिए होते हैं, उस प्रकार से कुल 90 संधियां हैं। लेकिन इसमें से 83 संधियों की रचना तो स्वयंभू के द्वारा की गई है। ठीक है, और जो 7 संधियां हैं इनकी रचना की गई है त्रिभुवन के द्वारा। त्रिभुवन कौन? इनके पुत्र हैं, जिनके द्वारा इस रचना को पूर्ण किया गया। पौमचर्यु के अलावा इनकी रचना है रिठोमणिचर्यु और स्वयंभू छंद। रिठोमणिचर्यु को ही हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। यहाँ पुराण लिखा गया है, पुराण है ये। हरिवंश पुराण भी कहा जाता है रिठोमणिचर्यु को। तो रिठोमणिचर्यु, स्वयंभू चंद और पौम
चर्यु, ये 3 ग्रंथ हैं जो किसके हैं, स्वयंभू के हैं। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी है या जो ईस्वी में है 783 ईस्वी आपने बताना है। सबसे प्रसिद्धि या उनकी प्रसिद्धि का आधार कौन सा ग्रंथ है, तो पौमचर्यु इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है पुष्पदंत, जिसे पुष्य या पुंड भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्य या पुंड। शिव सिंह सेंगर ने ये पुष्य या पुंड नाम है। महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पुष्य या पुंड जो है वही पुष्पदंत लगभग माने जाते हैं। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का पहला कवि स्वीकारा है। इनके उपनाम अपभ्रंश का वेदव्यास, हिंदी का भवभूति, भाका की जड़ किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत को कहा जाता है। क्या क्या, हिंदी का वेदव्यास, हिंदी का भवभूति और भाका की जड़, ये तीनों उपनाम किसके हैं, तो ये पुष्पदंत के होंगे। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं महापुराण, और महापुराण को क्या कहा जाता है, महापुराण का ही एक नाम 63 महापुरुष गुणालंकार है। महापुराण का ही दूसरा नाम क्या है, 63 महापुरुष गुणालंकार है। और इसी तरह आगे अणय कुमार चर्यु, इनकी एक और रचना है महापुराण अणय कुमार चर्यु। अणय कुमार चर्यु का अन्य नाम नाग कुमार चर्यु है। और एक तीसरी रचना है जसहर चर्यु। तीसरी जो रचना है इनकी वो कौन सी है, जसहर चर्यु है। और जसहर चर्यु को यशोधरा चर्यु भी कहा जाता है। जसहर चर्यु को यशोधरा चर्यु भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले रचनाकार जो हैं वो धनपाल आते हैं। यह राजा मुंज के समकालीन रहे हैं, उनके कार्यकाल के रहे मान सकते हैं आप। राजा मुंज जो हैं, राजा मुंज ने धनपाल को सरस्वती की उपाधि से नवाजा था। ये क्वेश्चन आया है कि किसने धनपाल को सरस्वती की उपाधि से नवाजा, या कौन सा कवि है जिसे सरस्वती उपाधि से नवाजा गया था। राजा मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी, किसे, धनपाल को। धनपाल का ग्रंथ का जो नाम है वो क्या है, भविष्यत कहा। भविष्यत कहा है और यह एक प्रबंध काव्य है। भविष्यत कहा, क्वेश्चन आता कि भविष्यत कहा किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये क्या बताएंगे, प्रबंध काव्य है। किसके द्वारा लिखा गया, धनपाल के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जिनदत्त सूर्य अगले रचनाकार है। इनकी रचना है उपदेश रसायन रास, जिसका समय है 1114 ईस्वी। ये नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था उपदेश रसायन रास का समय क्या है, 1114 ईस्वी। उसके बाद अगले रचनाकार अब्दुर रहमान के द्वारा एक विरह प्रधान खंड काव्य लिखा गया। कैसा काव्य है, खंड काव्य लिखा गया, जिसका नाम है संदेश रासक। यह एक श्रृंगारिक रचना है। आपको पता है श्रृंगारिक कैसा लिखा जाएगा, श्रृंगारिक इस तरह लिखा जाएगा, श्र जो है यहाँ गलत टाइप होता है। चलिए, श्रृंगारिक रचना है संदेश रासक, और यह एक विरह प्रधान कैसा काव्य है, खंड काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका समय 12वीं से 13वीं शताब्दी आप बताएंगे, और यह देसी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखा गया पहली रचना है। क्वेश्चन आता है कि किसी मुस्लिम कवि द्वारा देशी भाषा में लिखी गई पहली रचना कौन सी है, संदेश रासक है। किसने लिखी, अब्दुर रहमान। ये रचना जो है इनकी संदेश रासक है। अधमाण भी ने कहा जाता है किसको, अब्दुर रहमान को। इन अगले कवि हैं जोइंदू। इनकी रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार। जोइंदू कवि महत्वपूर्ण है। एलटी कमीशन में भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, और यूजीसी नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। परमात्म प्रकाश और योगसार दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अगले कवि हैं मुनि राम सिंह। इनका समय 11वीं शताब्दी है। पाहुड़ दोहा है ना, टेट में बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, एलटी टेट में क्वेश्चन आता रहता। पाहुड़ दोहा इसकी रचना है, मिलान कीजिए। ठीक है, या समय पूछ लेंगे राम सिंह ये पाहुड़ रचना का, तो 11वीं शताब्दी है। हालांकि पाहुड़ दोहा केवल किसकी रचना इतना याद रखेंगे तो भी बहुत है। अगले कवि है आचार्य देवसेन। इनका भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। डॉक्टर नागेंद्र हैं जिन्होंने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, श्रावकाचार है। और आपको पता है श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है, श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना है जिसमें 250 दोहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताएं जरा श्रावकाचार में कितने दोहे संकलित हैं। 250 दोहे, 250 दोहे। समय क्या बताया था इसका, 933 ईस्वी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं
शालिभद्र सूरी हैं, इनकी रचना भरतेश्वरी बाहुबली रास है। गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। समय 1184 है। जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। जैन रास परंपरा, ध्यान रखना, जैन परंपरा नहीं कह रहे, जैन रास परंपरा। रासु हमने जैन साहित्य बताया था कि फागु साहित्य है, चरित काव्य है, रास साहित्य है। तो और जैन रास परंपरा का पहला ग्रंथ है भरतेश्वरी बाहुबली रास, और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी तथा गणपति चंद्रगुप्त ने क्या किया है, भरतेश्वरी बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना माना है, जिसका समय 1184 ईस्वी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमचंद्र अगले कवि हैं। हेमचंद्र गुजरात के सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी कवि कौन है? हेमचंद्र हैं। मतलब जो हेमचंद्र हैं वह सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में रहे हैं। ठीक, आगे हैं कि राजा जयसिंह द्वारा कहे जाने पर हेमचंद्र ने शब्दानुशासन, क्वेश्चन आता रहता है, शब्दानुशासन रचना लिखी, जिसके कारण हेमचंद्र को प्राकृत व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, बताएं प्राकृत व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है। उसी तरह आपने बताना है अगला क्वेश्चन। वैसे मैंने कहीं ना कहीं वीडियो में बताया है कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन है। और दूसरा प्रश्न में आपने बताना है हिंदी भाषा का पाणिनि कौन है, हिंदी भाषा का पाणिनि कौन है। ये दो प्रश्न आपके लिए रहेंगे कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन है और हिंदी भाषा का पाणिनि कौन है। प्राकृत भाषा का पाणिनि मैंने आपको बता दिया, प्राकृत व्याकरण का पाणिनि कौन है? हेमचंद्र है। रचना क्या है? शब्दानुशासन है। और हेमचंद्र का वास्तविक नाम चंगदेव है, ये आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो रचना है वो है सोम प्रभु सूरी की। इन्होंने 11वीं जो है विक्रम की संवत 1241 में, विक्रमी संवत मतलब ईस्वी, आप इसमें कितना माइनस करेंगे? 57 माइनस करेंगे। अगर ईस्वी निकालनी है तो 57 माइनस करेंगे 1241 में। ये क्या कह रहे हैं कि सोम प्रभु जो सूरी हैं, इनके द्वारा 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक ग्रंथ लिखा गया है। और यह रचना गद्य पद्य युक्त संस्कृत प्राकृत रचना है। गद्य पद्य युक्त संस्कृत प्राकृत रचना है। कौन सी? कुमारपाल प्रतिबोध। किसके द्वारा लिखी गई? सोम प्रभु सूरी के द्वारा लिखी गई है। और कब की है? तो आप बताएंगे 12वीं शताब्दी के अंत में। विजय सेन सूरी एक अगले रचनाकार हैं। इनके द्वारा 1231 ईस्वी में रेवंत गिरिरास नामक रचना लिखी थी। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है। रेवंत गिरिरास, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये नेट में भी आया है, आपके टेट में भी आया है, और शायद एक कमीशन का पेपर जो हुआ था लास्ट, शायद उसमें भी क्वेश्चन आया है। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना है। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको 2 प्रश्न दिए हैं, उसका जवाब आप दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली